तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। दिल्ली की फ़कीरा। मैं जब शहर छोड़कर चला गया तो यहाँ की हवाओं में केसर की महक आती थी। जब लौटा हूँ तो हवा में सिर्फ धूल है। एक समय था जब धूल के चूमने पर सिगरेट की तलब भी नहीं मचती थी, लेकिन अब उड़ती धूल में कुछ सपने भी उड़ते दिखाई दे जाते हैं, जो उड़ते उड़ते हाथों से दूर चले जाते हैं जो उड़ते उड़ते हाथों से दूर चले जाते हैं। सीने में धूल जम जाती है। इस बार धूल का गुबार इतना बड़ा है कि सीना धंस चुका है। तबीयत नासाज हो गई। 2 दिन में ही इतनी धूल सीने में बैठ चुकी है कि अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ा। अस्पताल भी कनॉट प्लेस का लेडी हार्डिंग। दिल्ली आऊँ और दिल्ली आपकी याद न दिलाए, ऐसा होना कितना मुश्किल है। आप चांदनी चौक में फिरना चाहती थीं तो आपकी आंखों की रोशनी के लिए हर लौटते वक्त रास्ता बदल देगा। यकीन मानिए, चांदनी चौक इस वक्त घूमना चांदनी चौक के साथ नाइंसाफ़ी है। हर एक जगह की अपनी खासियत होती है। चांदनी चौक की गलियों में मैं तब जाता हूँ जब अपनी ही आवाज़ को दबाना होता है। भीड़ और शोर चांदनी चौक की खासियत है, लेकिन अभी आपको चांदनी चौक की सड़कों पर अपनी आवाज़ बहुत साफ सुनाई देगी। इस वक्त मैं अपनी आवाज़ नहीं सुनना चाहता, और इतनी साफ तो बिल्कुल नहीं। आधे चक्कर में ही पूरा शरीर भारी हो गया। आखिरी मुलाकात में आपकी आंखों की रोशनी जो चुरा लाया था, वो शर्ट के ऊपर के हिस्से में रखता हूँ। आखिरी मुलाकात में आपकी आंखों की रोशनी जो चुरा लाया था, वो शर्ट के ऊपरी हिस्से में रखता हूँ। घर लौटकर जेब देखी तो देखा रोशनी कम हो गई है और जेब भी गीली थी। खत मिलने पर आंखों की रोशनी भेज दीजिएगा। तुम्हें नीला आसमान चाहिए, और इस फ़कीर की क्या बिसात कि वो तुम्हें आसमान दे पाए। हाँ, लेकिन आजकल पंख बना रहा हूँ। फ़कीर, 4 जून 2021। बगुला। केसर की महक वहाँ ऊपर कहीं पहाड़ों से ही तो आती थी, अब वहाँ धुआं भर गया है। 19 सिगरेट जब फूंकी गई तो केसर वाकई मुरझा गया। उसका गहरा केसरी रंग कैसे स्याह हुआ, न सिगरेट को पता चला और न ही उन उंगलियों को जिनसे सारी वादियाँ सजदे में थीं कि सो जाइए, कुछ देर तो सो जाइए। केसर नाराज़ हो गया और धूल की फाँक भर उड़ चला। उसके साथ ही उसके पीछे पीछे वो उंगलियां भी चलीं और उनमें फंसी सारी सिगरेट एक एक कर करीने से चल पड़ी। केसर ले आइए। सुना है सेहत लगती है केसर पचाने में। सेहत कैसी है आपकी? पचा लेंगे अगर केसर आ जाए। लेडी हार्डिंग का माहौल कितना उबासी भरा लग रहा है इन तस्वीरों में। अजीब है, आप इतनी दूर से आए और आते ही कनॉट प्लेस की खबर दे दी मुझे। आपने स्कोर फिर बढ़ा दिया, 5-6। एक फ़िल्म है साया, मुझे काफ़ी पसंद है। उसमें एक गाना है, रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे ज़रूर। कोई तो है जिसके आगे है आदमी मजबूर। हमें कितनी ज़रूरत है मजबूर हो जाने की। ऐसी मजबूरी ही असल में रीढ़ की हड्डी सीधी किए रहती है। खैर, पंख कहाँ तक बने? किताबों का ताबूत लेकर उड़ पाएंगे ना? मछली, 4 जून 2021। आप गए थे सीपी, कैसा है अब? कुछ दिखता तो नहीं होगा धूल के सिवाय। मुझे वहाँ एक बूढ़े अंकल बहुत पसंद थे। किताब पढ़ते रहते थे, रातों को भी। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से निकलने पर हमेशा वहीं दिखते थे। कल नहीं दिखे। मन अजीब सा हो गया। जम्मू ही बेहतर था। नहीं, क्यों? यहाँ दिल्ली में आपके चेहरे को छूकर आने वाली हवा मुझ तक जल्दी पहुँच जाती है। वहाँ जम्मू तक पहुँचने में बहुत टाइम लगता था। टाइम की जगह क्या आप वक्त कहेंगे? उर्दू की बेटी, मुझे आप पेट्रोल की तरह लगती हैं। लोगों को अक्सर वैसी लड़कियां पसंद आती हैं जिनसे मिट्टी की खुशबू आती हो। मिट्टी में थोड़ा पानी मिलाएंगे तो उसे अपने मुताबिक ढाल लेंगे। मिट्टी को सुखा देंगे तो हाथ में भर उसे उड़ा भी सकते हैं। आपको ना तो मन मुताबिक ढाला जा सकता है और ना ही हाथ में भर उड़ाया जा सकता है। पेट्रोल से आने वाली तीखी गंध लोगों को अपनी तरफ खींचती ज़रूर है, लेकिन तभी तक जब तक पेट्रोल किसी बंद जगह में रखा गया हो।
किसी खुली जगह में पेट्रोल के बिखरते ही दहशत का माहौल पैदा हो जाता है, क्योंकि लोग मौत से बेहद डरते हैं। आप तो जानती हैं, मैं नींद में भी मौत की कल्पनाएँ करता हूँ। वैसे भी मेरी आँखों में इतनी काई जम चुकी है कि वैसे भी मेरी आँखों में इतनी काई जम चुकी है जो सिर्फ़ पेट्रोल से मुँह धोने पर ही निकलेगी। आँखों में काई लिए कौन ही जीना चाहेगा? वक्त निकाल एक दिन मेरी आँखों की पुतलियों को साफ़ कर दीजिए। आपने मेरी सेहत के बारे में पूछा था। आपको अपनी ज़िंदगी से जुड़ा एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं एमए के अंतिम साल में था। अपनी एक दोस्त के साथ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गया था। स्टेडियम में मेरे दोस्त की रेस होनी थी, तो हम उसका हौसला बढ़ाने गए थे। रेस ख़त्म हुई और दोस्त का दोस्त पहली पोजीशन पर आया। वो हमसे मिलने आया तो वो हमसे मिलने आया तो उस वक्त मैं सिगरेट फूंक रहा था। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मरने का शौक़ है तो एक बार में ज़हर क्यों नहीं पी लेते? वैसे यूं ही सिगरेट पीते रहे तो लगता नहीं है कि ज़्यादा दिन जियोगे। मैंने सिगरेट बुझा पास की सीढ़ियों पर रख दी। तुम एथलीट हो? हाँ। एक रेस मेरे साथ करोगे? हाँ ज़रूर। हम दोनों के बीच 400 मीटर की दौड़ हुई। उस लड़के ने जब फिनिश लाइन पर आखिरी कदम रखा तो मैं सीढ़ियों पर रखी अधजली सिगरेट को वापस सुलगा आखिरी कश ले रहा था। मेरे फेफड़े ईंट की भट्टियों के सीमेंट से बने हैं। आप परेशान ना हों। तबीयत थोड़ी नासाज है, लेकिन उर्दू की श्रेष्ठ कहानियाँ पढ़ रहा हूँ। अब टाइम को वक्त कहने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। वैसे जो लोग नासाज तबीयत में भी किताबों का हाथ नहीं छोड़ते, किताबें उनकी कर्जदार होती हैं। थोड़ा वक्त निकाल आप भी अधूरी पड़ी कई किताबों को पूरी पढ़ लीजिएगा। देखिए ना, ये यूट्यूब छेड़ रहा है। इसने अचानक से गज़ल बदल दी और अब स्पीकर पर बज रहा है, आपसे मिलकर हम कुछ बदल से गए। शेर पढ़ने लगे, गुनगुनाने लगे। पहले मशहूर थी अपनी संजीदगी, अब तो जब देखिए मुस्कुराने लगे। हमने जब आपकी देखी दिलचस्पियाँ, आ गई हम में भी चंद तब्दीलियाँ। एक मुसव्विर से भी हो गई दोस्ती और गज़लें भी सुनने सुनाने लगे। आपके बारे में पूछ बैठा कोई, क्या कहें हमसे क्या बदहवासी हुई। कहने वाली जो बात थी वो ना कही, बात जो छुपानी थी बताने लगे। आपसे मिलकर हम कुछ बदल से गए। शेर पढ़ने लगे, गुनगुनाने लगे। हिंदी का बेटा, 5 जून 2021। सलाम। दफ्तर में आजकल कुछ शोर है। मुझे ये शोर ज़रूर बहरा कर सकने के काबिल है, मगर गाहे बगाहे कुछ खत मेरी चौखट तो आ जान दें सी, तो मैं फिर उचक के कलम फड़ लें सी। अज इक्को बारी फिर मैं अमृता नू पढ़न लग पाई ते ये कलेजा चीखें मार उठा। अज आखन वारिस शाहू नू कितों कब्रां विचों बोल, ते अज किताबें इश्क दा कोई अगला वरखा खोल। मेरा सीना फट जाता है। मैं यूं ही बैठे बैठे या दफ्तर में मशगूल इतना सब ना जाने कहाँ से महसूस करने लग गई, जैसे कोई सारी जान लगाकर छाती फाड़ रहा हो। ते मैं रोण दे अलावा और कुछ नहीं कर सकती हाँ। तो मैं एक रोज़ अनंत नांद कर उठूँगी, फिर कोई बहरा पैदा ना होगा, कोई गूंगा नहीं मरेगा। पेट्रोल? पता नहीं, मैं केवल दिखती हूँ कि राख सा मटिया मेट कर दूँगी, केवल दिखती हूँ। अभी तक तबाही कर नहीं पाई और यकीन मानिए मुझे आबाद होने से फिर डर हो, तबाह होना किस्मत ही होगी। अब जो किसी को कर सकी तबाह तो मैं दुआ बन जाऊँगी। सीमेंट में गुलाब के नाज कौन उठाएगा? शायद गुलाब को लकड़ी होना होगा। ताबूत में एक गुलाब का बंदोबस्त भी किया जाएगा। आपके खत मुझे दवा से लगने लगे हैं। जब मिलते हैं ता जिगरदा सी कोई गीत बुनावा, खुले खेतां विच भजती जावां। माफ़ कीजिएगा, उर्दू की बेटी गुस्ताख हो जाती है। और हाँ, वक्त बहुत है, निकालने की ज़रूरत तक नहीं, बस मौके की आस है। चलती हूँ। 5 जून 2021। साथी, आज गर्मी इतनी है कि सुबह से न जाने कितने लीटर पानी पी चुका हूँ, लेकिन गले में ऐसी दरारें पड़ती जा रही हैं जैसी चिकनी मिट्टी के सूख जाने पर दरारें पड़ती हैं। मालूम है, मैं बचपन में रात को छत पर सोता था।
आसमान में ढेरों तारे चमकते थे। मैं उन तारों को तब तक देखता था जब तक नींद की चिड़िया मेरे पास नहीं आ जाती थी। गर्मी की छुट्टियों में जब पहली दफ़ा मामा जी के यहाँ गया था तो वहाँ एक रिश्तेदार ने मुझसे पूछा, बड़े होकर क्या बनना है? मैंने आसमान की तरफ देखते हुए कहा था, वो तारे मुझे अपने कंधे पर चाहिए, इसलिए अफ़सर बनूंगा। उस रिश्तेदार उस रिश्तेदार ने हंसते हुए कहा, तेरे बाप ने इतनी मेहनत की लेकिन वो तो अफ़सर नहीं बन पाया। मेरी आंखों में सैलाब उमड़ रहा था। रात को सोते वक्त आसमान को तब तक घूरता रहा जब तक दो तारे टूटकर मेरी आंखों में नहीं गिर गए। मेरी आंखों में जो तारे थे वो सिर्फ मुझे दिखाई देते थे। समय बीतता गया, उम्र बढ़ती गई, ज़िंदगी चलती रही। ज़िंदगी ने जब यथार्थ की उबड़ खाबड़ सड़कों पर पटका तो आंखों में धूल घुस गई। वक्त के साथ धूल की परत मोटी हो गई। मेरी आंखों में मौजूद तारे अब मुझे भी दिखने बंद हो गए। जब मेरी जब लगने लगा कि मेरी आंखें जल्द ही फूट जाएंगी और उनमें मौजूद तारे टूटकर मेरे शरीर में गहरे गड़ जाएंगे, तब चलते चलते प्रेम नाग का झरना मिला। झरने में आंखें धोई तो आंखों में घुसी मिट्टी निकलने लगी। ज़िंदगी में तूफ़ान अब भी था, लेकिन अब चार पैर मिट्टी में धंसे थे। लेकिन ज़िंदगी इतनी आसान होती तो मौत को इतना फैंटेसाइज़ क्यों करता? वक्त बदला और झरना सूख गया, साथ में सूखता गया मैं। उम्र के इस पड़ाव पर मैंने ये जाना कि मैं अकेला रणभूमि में नहीं लड़ सकता। मुझे एक साथी चाहिए जो युद्ध खत्म होने पर मेरे ज़ख्मों को चूम सके। अपराध बोध के पहाड़ से गिरूं तो सीधा उसकी गोद में जाकर गिरूं। तुमसे मिलने के बाद से मुझे अपनी आंखों में तारे वापस दिखाई देने लगे हैं। वक्त बीतता जा रहा है, पापा के चेहरे पर झुर्रियाँ बढ़ती जा रही हैं। मुझे नहीं मालूम तुम्हें यह सब क्यों बता रहा हूँ। मुझे लगता है मैं स्वार्थी हो गया हूँ। हाँ, मैं स्वार्थी हो गया हूँ। हाँ, मैं स्वार्थी हो गया हूँ। तारों से खेलता लड़का, 8 जून 2021। कहानीकार। स्वार्थी होना आपको उतना ही इंसान बनाता है जितना मोहब्बत करना। एक स्वार्थी इंसान ही असल इश्क चख पाता होगा। अच्छा, एक बात तो बताइए, तारे कंधों पर हों तो आप अफसर कहलाएंगे, और अगर आपकी जुल्फ़ों में हज़ारों तारे उगाएं तो, जो हर रोज़ टूटें और हर रोज़ बन जाएं, तब क्या अफसर बनना चाहेंगे? सोचिए, कितने सारे अफसर आप खुद ही बना देंगे। आपको देख देख कितने तारे टिमटिमाएंगे, कितनी बुझी आँखों के दिए जल जाएंगे। जानते हैं कैसे? उन उजले दियों का अंधेरा बनकर। सोचिए, इतने सारे दिए केवल इसलिए नहीं जल पाते क्योंकि उनके करीब अंधेरा पालने वाला कोई नहीं। अभी आप स्वार्थी हो भी रहे हैं तो अच्छा है, अपराध बोध में पड़ने ही वाले हैं शायद। मेरे खत आपको संभाल लेंगे, यूँ ही जैसे कोई ज़ोर की आंधी आने पर अपने दोनों हाथों में यूँ ही जैसे कोई ज़ोर की आंधी आने पर अपने दोनों हाथों से बेड़े में लगा आम का पौधा थाम लेता है। अभी जो 3-4 रोज़ पहले आंधी आई थी, तब मैंने अपनी बहन को इसी तरह एक पौधा पकड़े देखा था। वो भीग रही थी बुरी तरह, और वो कमज़ोर है अभी कोरोना के बाद। मगर उस पौधे को झुकता देख उसने भागकर पकड़ लिया और जल्दी से 1-2 पौधे आसपास लगा दिए, क्योंकि वो खुद तो पकड़े नहीं रह पाएगी, मगर किसी और के सहारे सहारा तो दे पाएगी। मैं अगर खुद नहीं उठ सकूं तो ये खत आपके आसपास बिछा दूंगी। आप बिखरेंगे नहीं, और बिखर भी गए तो आपके सारे तारे इन चिट्ठियों में सिमट जाएंगे, ताकि फिर आपकी बहती घटाओं में रम सकें। ज़्यादा ही दर्शन हो गया है, अपना ख्याल किया कीजिए। सब मुझे जैसे नहीं होंगी कि बेख्याली भी सर आँखों से सजाएं। अब मुझे नींद आ रही है। स्याही, 10 जून 2021। कहानियाँ सुनने वाली। दिन गुजरते जा रहे हैं। मैं आजकल बहुत देर तक सोने लगा हूँ। उदासी में हमेशा मैं बहुत देर तक सोता हूँ, या कहूँ कि बहुत देर तक बिस्तर पर पड़ा रहता हूँ। कहा जाता है सपनों पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, लेकिन मैं अब अपने सपने एक हद तक नियंत्रित करने लगा हूँ।
नींद टूटने पर दोबारा आंखें बंद करता हूँ तो वहीं से सपना शुरू हो जाता है जहाँ पर आँख खुली थी। ये ठीक ऐसा है जैसे टीवी पर फिल्मों के बीच छोटे छोटे ब्रेक आते हैं। जब आप सपने नियंत्रित करने लगते हैं तो इसका अर्थ है आप नींद से कोसों दूर हैं। मेरे सपनों में हमेशा अतीत की घटनाएं घट रही होती हैं। भविष्य का सपना मैं देख ही नहीं पाता। भविष्य का कोई सपना देख पाता तो उसे ऐसे नियंत्रित करता कि मैं और तुम किसी ऐसे कमरे में हैं जिसकी बालकनी के नीचे पूरा शहर सोया हुआ है। मैं मलाल की चप्पल उतार तुम्हारी गोद में सिर रख कर सो जाता और उस रात कोई सपना नहीं देखता। सुबह उठने पर मलाल की चप्पल विश्वास के जूते में बदल जाती, मगर मैं भविष्य के सपने नहीं देख पाता। मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं कहानियाँ लिखूँगा, लेकिन जीवन के स्टेशन पर जो रेलगाड़ियाँ खड़ी होती हैं उन पर गंतव्य स्थान नहीं लिखा होता। आप किसी एक ट्रेन में चढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन बीच रास्ते में पटरियाँ कब बदल जाएं ये किसी को नहीं मालूम। मैं नए लड़के को देखता हूँ जो कहते हैं हमें बड़ा लेखक बनना है, तो मेरा सीना और भारी हो जाता है। इन्हें कौन समझाए कि लेखक बनने पर तुम्हारा सीना हमेशा भारी रहेगा। लेखक बनने के बाद जब तुम अपनी उदासी और दुख खाली करना चाहोगे तो अंदर का लेखक कुलबुलाएगा और कहेगा इस पर कोई कहानी या कविता लिखो। मेरे पास कितना कुछ है तुम्हें बताने को और अपना सीना खाली करने को, लेकिन मैं अपनी उदासी के लिए रात भर नए बिंब ढूंढता रहता हूँ। ऐसे बिंब जो मेरी उदासी के साथ न्याय कर पाएँ, लेकिन ऐसे बिंब नहीं मिलते। बहुत कुछ रह जाता है तुम्हें, बहुत कुछ रह जाता है जो तुम्हें बताना है। खैर, आज कोशिश करूँगा कि अपने सपने इस हद तक नियंत्रित कर पाऊँ कि भविष्य बुन पाऊँ। कहानियाँ लिखने वाला, 10 जून 2021। संवाद। कल वापस जाते हुए अज़ान कानों में पड़ी, बस उतनी ही देर में जितने देर में आप मेट्रो के अंदर दाखिल हुए होंगे। आप शायद कुछ तो मांग रहे थे, शायद कबूल भी हुई। कबूल हुई नहीं है लेकिन करवा लेंगे। कई बार खुदा से ऊपर उठने का जी करता है, कई बार खुदा से ऊपर उठने का जी करता है। इस बार ऐसा ही कुछ जी है। मैं आज घर नहीं जाना चाहती। मैं हमेशा चौंक कर उठती हूँ। अकेले कमरे में डर लगता है। ऐसे ही गुरूर पनपता है जब आप जब आप अपनी हदें तोड़ते हैं। हम दोनों के साथ रहने की एक बड़ी वजह यह भी है कि हम दोनों चौंक कर उठते हैं उस वक्त जब कोई दूसरा हमें देखकर सिहर जाएगा। ये हम दोनों ही जानते हैं कि ये वक्त सिहरने का नहीं, प्यार करने का है। मैं इतनी तो थकी हुई लड़की नहीं हुआ करती थी और कमज़ोर। ये आराम करने का वक्त है, किसी के सीने पर सिर रखकर सोने का वक्त है। सूरज निकल चुका क्या? चाँद डूबने लगा है? आप पर चिल्लाना है, लेकिन मेरी बदकिस्मती देखिए, इसके लिए भी आपकी इजाज़त लगेगी। आप खुद को जाने क्या समझने लगे हैं। चिल्ला सकती हैं आप, कानों को अब दूसरों की बातें सुनाई ही नहीं देती, मगर किसी का चिल्लाना तो सुन सकते हैं अभी भी। और शिकायत तो ज़रूरी चीज़ है। आप जैसे मसरूफ़ इंसान से शिकायत करना बेहद मुश्किल काम है, या कहूँ कि बेकार।
आप जैसे मसरूफ़ इंसान से शिकायत करना बेहद मुश्किल काम है, या कहूँ कि बेकार। बेकार होती तो ज़रूरी नहीं होती। एक शेर याद आ गया। वरना ये तेज़ धूप भी तो चुभती हमें भी। हम चुप खड़े हुए हैं तो हम चुप खड़े हुए हैं कि तू साहिबा में है। परवीन शाकिर। यूँ लगता है कि ये बात मैं आपसे कह रही हूँ, और मैं तो कह ही रहा हूँ। यानी दोनों एक ही बात दोहरा रहे हैं। यानी सुन कोई भी नहीं रहा, या दोनों सुन रहे हैं। अतीत देखते रहिए, जब तक कि अतीत ही आपसे ऊब ना जाए। तब आप देखेंगे कि भविष्य आपको देख मुस्कुरा रहा है। उसने आपकी उदासी बार बार सोख ली है, और आप अब तसल्ली से सो पाएंगे। बस काश मैं वो नींद आपको अभी दे पाती। लेकिन वक्त 10 जून 2021, कश्मीर। आज मुझे लग रहा है जैसे मैं कुछ दिन में मर जाऊंगी। गुजरूंगी नहीं, पर मर जाऊंगी। क्यों? इसका जवाब कोई और ढूंढ ले मेरे लिए। मैं अधिकतर वक्त घुटन में रहती हूँ। बहुतों को लगता है कि सिर्फ कोई और है, और ये लड़की जो मेरे साथ बैठी है, चल रही है, सो गई है। यही असल है। सिर्फ क्यों है, ये जानने की कोशिश भी नहीं की। ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई शायद। मैंने हमेशा एक घुटन में इश्क किया, लेकिन किया फिर भी पूरी ईमानदारी से। जानते हैं मैं कैसा साथी ढूंढती हूँ? वो शख्स जिसके साथ रहकर भी मैं अकेली रह सकूँ, कुछ अधूरी रह सकूँ, जो ये समझे कि उसके पहले भी मैं कुछ थी, और मेरे सिवाय भी वो बहुत कुछ है। एक हमारा जहाँ हो, और एक अपना अपना। एक हमारा जहाँ हो, और एक अपना अपना। ठिकाना हो वो मेरा, लेकिन मेरी भटकन कभी पूरी ना हो। शायद ऐसा कोई होता ही नहीं। इन सबको लगता रहा जैसे मैं दूसरों के दर्द को इतना ज़्यादा महसूस करती हूँ कि उनके लिए मेरे पास चादर नहीं बचेगी। और सच बताऊँ तो मैं कुछ 6-7 सालों से अकेले रह ही नहीं पाई। हर बार किसी को बुन रही होती हूँ, मगर अब लग रहा है मेरा ऊन ख़त्म होने को है। अब मुझे पश्मीना चाहिए होगा। क्या आपको बुनाई आती है? क्या मैं बेकार ही बुनती जा रही हूँ? पता नहीं। खद्दर, 12 जून 2021। आपको तो मालूम है मैं अभी लिखने से बचना चाहता हूँ, मगर कुछ चीज़ें सही वक्त पर कह देनी चाहिए। बाद में उन बातों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की 2 कविताएं भेज रहा हूँ। ये ऐसा है जैसे कवि ने भविष्य देख लिया हो, और उसे मालूम चल गया हो कि हिंदी का बेटा एक दिन चाहकर भी कुछ नहीं लिख पाएगा। इसलिए इस बेटे की ओर से उन्हें इसलिए इस बेटे की ओर से उन्होंने 2 कविताएं लिख दी। आपके हवाले करता हूँ ये कविताएं। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे महसूस हुआ तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि दिशाएं पास आ गई हैं। हर रास्ता छोटा हो गया है। दुनिया सिमट कर एक आंगन सी बन गई है, जो खचाखच भरा है। कहीं भी एकांत नहीं, न बाहर न भीतर। हर चीज़ का आकार घट गया है। पेड़ इतने छोटे हो गए हैं कि मैं उनके शीश पर हाथ रख आशीष दे सकता हूँ। आकाश छाती से टकराता है। मैं जब चाहूँ बादलों में मुँह छिपा सकता हूँ। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे महसूस हुआ है कि हर बात का एक मतलब होता है, यहाँ तक कि घास के हिलने का भी, हवा का खिड़की से आने का, और धूप का दीवार पर चढ़कर चले जाने का। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे लगा है कि हम असमर्थताओं से नहीं, संभावनाओं से घिरे हैं। हर दीवार में द्वार बन सकता है, और हर द्वार से पूरा का पूरा पहाड़ गुजर सकता है। शक्ति अगर सीमित है तो हर चीज़ अशक्त भी है। भुजाएं अगर छोटी हैं तो सागर भी सिमटा हुआ है। सामर्थ्य केवल इच्छा का दूसरा नाम है। जीवन और मृत्यु के बीच जो भूमि है, वह नियति की नहीं, मेरी है। तुमसे अलग होकर लगता है अचानक मेरे पंख छोटे हो गए हैं, और मैं नीचे एक सीमाहीन सागर में गिरता जा रहा हूँ। अब कहीं कोई यात्रा नहीं है, ना अर्थमय ना अर्थहीन। गिरने और उठने के बीच कोई अंतर नहीं। तुमसे अलग होकर हर चीज़ में कुछ खोजने का बोझ, हर चीज़ में कुछ छुपाने की अभिलाषा,
जाती रही। सारा अस्तित्व रेल की पटरी सा बिछा है, हर क्षण धड़धड़ाता हुआ निकल जाता है। तुमसे अलग होकर घास की पत्तियां तक इतनी बड़ी लगती हैं कि मेरा सिर उनकी जड़ों से टकरा जाता है। नदियां सूत की डोरियां हैं, पैर उलझ जाते हैं। आकाश उलट गया है, चांद तारे नहीं दिखाई देते। मैं धरती पर नहीं, कहीं उसके भीतर उसका सारा बोझ सिर पर लिए रेंगता हूँ। तुमसे अलग होकर लगता है सिवा आकारों के कहीं कुछ नहीं है। हर चीज़ टकराती है और बिना चोट किए चली जाती है। तुमसे अलग होकर लगता है मैं इतनी तेज़ी से घूम रहा हूँ कि हर चीज़ का आकार और रंग खो गया है। हर चीज़ के लिए मैं भी अपना आकार और रंग खो चुका हूँ। धब्बों के एक दायरे में एक धब्बे सा हूँ। निरंतर हूँ और रहूँगा। प्रतीक्षा के लिए मृत्यु भी नहीं है। 21 जून 2021। आसमानी क्षितिज समझती है। हमारी दृष्टि का आखिरी छोर होता है क्षितिज, ऐसी जगह जहाँ पृथ्वी और आसमान मिलते दिखाई देते हैं। मैं उस क्षितिज के पीछे भागने लगा हूँ। जम्मू रहता हूँ तो दिल्ली क्षितिज दिखाई देती है। दिल्ली पहुँचता हूँ तो वापस मुड़ने पर जम्मू क्षितिज बन जाता है। मेरी सीरत खाना बदोश वाली रही है, लेकिन अब सफ़र करता हूँ तो सिर्फ जिस्म शहरों को नापता है। लेकिन अब सफ़र करता हूँ तो सिर्फ जिस्म शहरों को नापता है। एक अच्छा खिलाड़ी रहा हूँ, सांसों के टूटने तक खेलने वाला लड़का। मेरी आत्मा मेरे साथ अब आँख मिचौली खेल रही है। कभी जम्मू के कमरे की अलमारी में रखी किताबों में छुप जाती है, कभी पिता के आँखों के कोर में फंसे आंसू की बूंद के पीछे छुप जाती है, कभी एक लड़की की उंगलियों के बीच में छुप जाती है, कभी दीवार की चिट्स जिन पर मैंने अपने सपने लिखे हैं उनके पीछे छुप जाती है, कभी अतीत में जाकर उन मकानों के मलबों के नीचे छुप जाती है जिन्हें कोई भी कारीगर दोबारा मकान नहीं बना सकता। आत्मा के पंख लगे हैं मेरे पास। आत्मा के पंख लगे हैं मेरे पास, पैर नहीं। मेरे पास पैर हैं। नन्हे पैरों से एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी वक्त लगता है। जैसे ही उस जगह पहुंचता हूं जहां आत्मा छुपकर बैठी है, तभी वह पंख खोल दूसरी जगह उड़ जाती है। महीनों का सफ़र तय कर जब दूसरी जगह पहुंचता हूं तो आत्मा उड़कर किसी तीसरी जगह छुप जाती है। आत्मा साथ ना होने पर शरीर भी साथ छोड़ने लगता है। मेरी आंखों में बस तेल रह गया है, बाती नहीं है। अब यह जलती नहीं है, मगर इन सब के बीच मेरी सांसें अब तलक चल रही हैं और मैं सांसों के टूटने तक खेलने वाला लड़का हूँ। मिट्टी ज़दा 27 जून 2021। दिल्ली की बेगम। दिल्ली का शौहर दिल्ली की आबो हवा से बाहर होकर जम्मू की ज़मीन पर पैर टिकाकर ये खत लिख रहा है। मुझे महसूस होता है कि दिल्ली में अचानक से मकानों की संख्या में भारी इजाफा हो गया है। हर तरफ सीमेंट की दीवारें हैं। दीवारों में चीख दबती नहीं है, टकरा कर वापस मेरे कानों में आती है। मेरी चीख इतनी भारी हो गई है कि किसी के भी कान फाड़ सकती है। मुझे सूरज का उगना और डूबना दोनों पसंद है। सूरज उगता है तो लगता है उसके साथ मैं उग रहा हूँ। सूरज डूबता है तो हिसाब लगाता हूँ कि अब दोबारा कब उगेगा। जब से दिल्ली आया तब से शरीर ऐसा टूटा कि घिसट कर भी ना सूरज का उगना देख पाता और ना ही डूबना। बताया ना, दिल्ली में अचानक से मकानों की संख्या में भारी इजाफा हो गया है। घर की छत से भी सूरज नहीं दिखता। शरीर दौड़ने की इजाज़त दे या ना दे, लेकिन यहाँ जम्मू में छत से सूरज दिख जाता है। विश्वविद्यालय पूरी जुलाई बंद रहेगा। सारे बैचमेट घर जा चुके हैं। यहाँ एकदम अकेला हो गया हूँ। अब अकेलेपन और अंधेरे की आदत डालनी है। मैंने बताया था ना, मैं एक सपना देखता हूँ कि सफदरजंग मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए मैं तुम्हें आम खिला रहा हूँ और आखिरी फाँक खिलाते वक्त आम का छिलका भी खिला देता हूँ। तुम्हारा मुँह कड़वा हो गया और मैंने तुम्हारे नरम होठों पर अपने खुरदुरे होंठ रख दिए हैं। मैं ये सपना अभी भी देखता हूँ। बस सफदरजंग मकबरे की सीढ़ियाँ अब जम्मू के तालाब की सीढ़ियों में बदल गई हैं। जम्मू का किराएदार 2 जुलाई 2021। नीली आंखों वाली। जब से जम्मू आया हूँ तुम्हें खत नहीं लिख पाया। वैसे तो तुम्हें वैसे तो मुझे तुम्हें खत लिखने का नशा है। नशे की परिभाषा मेरे लिए मालूम है क्या है? एक आदमी का पेट और पीठ भूख के कारण जब आपस में चिपट गए हों और उसे पैसे मिले
तब वह रोटी खरीदने की जगह नशा करना चुने तो उसे नशा कहते हैं। मेरे पास जब नए शब्द आते हैं तो मैं अब कविता नहीं लिखता, तुम्हें खत लिखता हूँ। मगर महीनों हुए मेरे पास अब नए शब्द नहीं आते। मैंने जब लिखना शुरू किया था तो एक दिन मुझे कार्ल मार्क्स मिले। कार्ल मार्क्स कहते हैं, जो साहित्य वंचितों की बात ना करे, मैं उसे साहित्य ही नहीं मानता। मुझ पर मार्क्स का काफ़ी प्रभाव रहा है। मैं अपनी कविताओं से लोगों की पीठ पर आँख उगाना चाहता था। मैं दुनिया भर में मौजूद 12,98,64,880 किताबें पढ़ लेना चाहता था। मैं चाहता था कि अब कभी कोई रेहाना जब्बारी इस दुनिया को मिले तो इस बार उसे फांसी नहीं मिले। लोग मेरी कविताओं की डोर पकड़ उस तख्त तक पहुंच जाएं जहां रेहाना जब्बारी जैसी लड़कियों को फांसी दी जा रही हो और तख्त पर रखी सारी रस्सियां जला दें। मैं उस अंधेरे तहखाने में जाना चाहता था जिसकी दीवारों पर इस सवाल का जवाब लिखा हो कि केविन कार्टर की खींची तस्वीरों में सिर्फ एक ही गीत था या दो गीत थे। मैं रोते हुए दुनिया को बताना चाहता था कि मंटो साहब ने खालिद मियाँ कहानी खुद अपने बेटे की मौत पर लिखी थी। मैं सभी ब्राह्मण पर मैं सभी ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोगों को एक जगह इकट्ठा कर हाथ में माइक लिए मोहनदास नैमिषराय की कविता झाड़ू और कलम सुनाना चाहता था, जिसमें वे ईश्वर को भड़वा तक कह देते हैं। दुनिया के तमाम उदास लोगों के कानों में दुनिया के तमाम उदास लोगों के कान में धीरे से कहना चाहता था कि दुखवाद एक दर्शन है और तुम ही सही रास्ते पर हो, बाकी दुनिया गलत रास्ते पर है। स्त्री की कोमलता पर कविता लिखने वालों को अपनी आंखें दिखाना चाहता था, जिसमें उस स्त्री की तस्वीर दिखती है जो किसी अस्पताल की सीढ़ियों पर अपने से दोगुने वजन के आदमी को गोद में लिए बेतहाशा भाग रही है। मगर कहानियाँ और कविताएं रूठकर ट्रेन में बैठ चुकी हैं। मैं खुद से दूर होती चीज़ें देख ही नहीं पाता, इसलिए प्लेटफॉर्म पर बैठा रेल की पटरियों को देख रहा हूँ। कुछ दिन पहले शशांक सर ने पैर के अंगूठे से मिट्टी कुरेदते हुए कहा था, कमज़ोर लोगों को विद्रोह नहीं करना चाहिए, उन्हें समर्पण करना चाहिए। ये वाक्य हथौड़े की तरह लगा और मैं भरभरा कर गिर गया। मगर मगर अगले ही पल उन्होंने पूरी दुनिया भर की रोशनी अपनी आंखों में लाकर मेरी तरफ देखते हुए कहा, मगर जो विद्रोह के काबिल हैं उन्हें ज़रूर विद्रोह करना चाहिए। उनकी आंखों की रोशनी मुझ तक पहुंचती इससे पहले ही मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी आंखें कोलतार से भी ज़्यादा काली हो चुकी हैं। खैर, मालूम चला कि आपकी तबीयत खराब है। काश डॉक्टर आपको दवाई की जगह सुबह शाम खत पढ़ने का मशवरा देता। मैं सोचता हूँ हर डॉक्टर को दवाइयों के साथ ये मशवरा भी देना ही चाहिए। ऐसा होने पर यह दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी, है ना? अपना ख्याल रखें। दुनिया को आपकी ज़रूरत है। मुझे लगता है एक दिन मैं भी स्वदेश दीपक की तरह सिगरेट पीता बैठा रहूँगा और मेरे पूरे शरीर में आग लग चुकी होगी। कत्थई आंखों वाला लड़का जिसकी आंखें काली होती जा रही हैं। 29 जुलाई 2021। Subscribe, subscribe, subscribe.